मेन चीज़ हमारे साथ एक चीज़ ये थी कि हम अपना काम खुद करते थे। क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था मैंने, एमएससी तक के। उसके बाद लास्ट मैंने जो बैच पढ़ाया था वो नेट जेआरएफ की कोचिंग कराई थी लास्ट में। तो वो कोचिंग में जो पढ़ाता रहा उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। पता चला कि एक नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम होता है और अगर वो निकल जाए तो पैसे मिलते हैं भाई। इंडिया में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में रिसर्च पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरा पीएचडी का जो काम था वो नैनो मटेरियल हम बनाते थे सेल्फ असेंबली के थ्रू। और कोई भी चीज कठिन ना उसी दिन तक होती है जब तक आप शुरू शुरू नहीं नहीं करते। बना लिया बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारी ये थी, आपने गणित सॉल्व कर ली मतलब तुम होशियार बच्चे हो। सबसे पहले तो हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ है। जैसे ही आपको कोई टर्मिनोलॉजी पता चल रही है तो उसके बारे में सीखो, पता करो कि ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। हाँ, नमस्कार। बातचीत के इस अगले अंक में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश सिंह चिलवाल। आप इसी महाविद्यालय से एमबीपीजी से ही बीएससी और एमएससी किए हुए हैं, एमएससी केमिस्ट्री से हैं और अभी पोस्ट डॉक्टरेट फेलो के तौर पर अमेरिका में जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी में हैं। हाँ, तो हाल ही में हल्द्वानी आए थे तो हमें लगा कि ये एक बातचीत हो और जिससे शायद हमारे जो इस महाविद्यालय में विशेषकर या ऐसी परिस्थितियों में पढ़ने वाले बाकी बच्चे हैं, वो आपका जो अपनी जिंदगी का संघर्ष है, आपकी मेहनत है और यहाँ तक पहुँचने की यात्रा है, शायद वो उनके लिए यूजफुल हो सके। मतलब इस पूरी बातचीत का ये उद्देश्य है। तो सबसे पहले मैं अगर ये कहूँ आपसे कि आप अपने जीवन यात्रा जो रही है अगर वो हमारे साथियों के साथ शेयर करें तो थोड़ा सा उनको आपकी बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा। तो मेरा जो बचपन है वो शुरू हुआ है रानीखेत के पास, एक गांव पड़ता है कोयराला। तो उस गांव से मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। मेरे पिताजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे। तो हम सब भाई बहनों का देख रेख लालन पोषण सब माँ ने किया है। तो माता जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। हम 7 भाई बहन थे। तो वहीं गांव में स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन पूरा गांव में वहीं हुआ। उसके बाद अ, हम लोग हल्द्वानी शिफ्ट हुए गोलापार क्षेत्र में। फिर उसके बाद गोलापार इंटर कॉलेज में हमने, कुंवरपुर में इंटर कॉलेज है सरकारी, वहाँ इंटर तक की पढ़ाई करी। और तब तक सब हमारी माताजी सब देख रही थी घर पूरा, क्योंकि पिताजी बीएसएफ में थे। साल में एक बार 1 महीने के लिए छुट्टी आते थे। और कुछ पता नहीं रहता था कौन गाइड करने वाला है, कौन गाइड करने वाला नहीं है। और मेन चीज़ हमारे साथ एक चीज़ ये थी कि हम अपना काम खुद करते थे। हमें स्कूल में एडमिशन कराने जाना है तो खुद जाते थे, कोई नहीं आता था हमारे साथ। खुद गए अपने डॉक्यूमेंट लेके, एडमिशन करा के, एक दिन गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, या छोटा छोटा कोई भी दूसरा काम भी रिलेटेड करना है तो खुद करना खुद ही पड़ता करना था, है। चाहे वो आए या ना आए। वहाँ जाओ, किसी का मुंह देखो, किसी को बोलो, डांट खाओ, लेकिन करके आओ काम। 2-3 दिन में काम हो ही जाता था जैसे तैसे। तो इसी तरीके से चलता रहा सफ़र। और फिर धीरे धीरे पढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा धक्का लगता रहा। कुछ चीज़ें समझ में आती रही, कुछ चीज़ें छूटती रही, पहुँच गए। और फिर एक टाइम आता है जब आता है फाइनेंशियल क्रैश, जब पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और तुम्हें कुछ नहीं पता है करना कैसे है। तब मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था शुरू से ही। उससे मेरे को थोड़ा थोड़ा बेस मिलता रहा। तो जब मैं कॉलेज में यहाँ था तब मैं अपने यहाँ के गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था, गोलापार में ही घर पे। अब उससे थोड़ा थोड़ा मेरे को अपने सब्जेक्ट, अपने क्लास का तो नहीं आता था, तो उसमें नंबर गोल रहते थे, बहुत ज़्यादा मार्क्स उसमें नहीं आ पाते थे। बट हाँ, पिछली क्लास है क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो वो मेरे को मजबूत करते जा रही थी। तो जैसे जैसे जिस जिस क्लास में मैं था वहाँ बहुत होनहार नहीं था, लेकिन मेरी जो पीछे की क्लासें थी जिनको मैं पढ़ाते रहता था वो मेरे को कॉन्फिडेंस देते रहती थी, नहीं यार मुझे आता है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैंने क्लास 1 से पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को, मतलब क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था मैंने एमएससी तक के। उसके बाद लास्ट मैंने जो बैच पढ़ाया था वो नेट जेआरएफ की कोचिंग कराई थी लास्ट में। तो वो कोचिंग में जो पढ़ाता रहा उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, उसी से मैं एक्चुअली सीखा।
उसके लिए मेरे को बहुत पढ़ना पड़ा। तो ये इस तरीके से पढ़ाई शुरू हुई और एमबीपीजी कॉलेज में बीएससी की। पहले 2 साल फेल रहा, तीसरे साल में फर्स्ट ईयर पास हुआ। पहले 2 साल फेल होने का कारण ये था कि लैंग्वेज चेंज हुई एकदम से और कुछ पता नहीं। क्लास में क्लासें गिनी चुनी होती थी, सही बात है ये, और उसमें भी आधा ये डर था कि अच्छा अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, तो पहले ही डर था वो अंग्रेजी में पढ़ाएं, हिंदी में बताएं, समझाएं, कुछ हो, वो डर पहले से इतना था कि कुछ भी समझ में नहीं आता हाँ था। मतलब एक तो केमिस्ट्री में दिक्कत है, हाँ, दूसरा अंग्रेजी में दिक्कत है, दूसरा तो मिला, लैंग्वेज, हाँ हाँ। मतलब वो मिलाके जो शुरुआत में है। और ये बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि कोई छात्र बीएससी फर्स्ट ईयर में 2 साल फेल है, हाँ, वो बीएससी फर्स्ट ईयर में तीसरे साल पास हो रहा है मैं तीसरे साल पास और हुआ। उसके बाद की यात्रा है आगे को। तो 2 साल फेल होने के बाद पहला साल जब फेल हुआ तो फिर मैंने हल्द्वानी में ही एक छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। मैंने एक्चुअली एक कोरियर बॉय का काम किया था, मैं कोरियर बांटता था हल्द्वानी में पूरे, साथ में पढ़ता भी था क्योंकि अब वो था, एक्स स्टूडेंट था, तो कॉलेज आने की बाध्यता नहीं थी, सिर्फ प्रैक्टिकल में काम हाँ चलता था। और साथ में फिर ट्यूशन्स भी लेता था। सुबह सुबह की शिफ्ट मेरी उसकी होती थी, ट्यूशन्स की। उसके बाद मैं 2 ढाई बजे तक कोरियर बांटता था और उसके बाद इतना मेरा चलता था। लेकिन उस साल भी प्रयास सफल नहीं हुआ। अंतिम वर्ष मैंने अंग्रेजी की जिद छोड़ी और मैंने गया दुकान में, हिंदी की सारी किताबें हिंदी में खरीदी और वो मेरे पास अभी भी पड़ी हैं। दोलन, गति, इस तरीके से ये हाँ सारी हाँ किताबें बिल्कुल। पढ़ी और समझा हिंदी में पढ़ के और रटा इंग्लिश वाले को। हम्म। फिर जैसे तैसे एग्जाम में लिख दिया, जो लिखना था, पास हो गया। तो फिर सेकेंड ईयर से फिर ब्रेक नहीं लगा, फिर पास होता रहा क्योंकि वो अब मेरे को तरकीब मिल गई थी कि तरकीब। कम से कम मैं कैसे पास हो सकता हूँ। तो वो तरकीब मिल गई थी। लेकिन मेरे साथ एक चीज़ गड़बड़ हो गई। मैं 2 साल जो बीएससी में फेल हुआ था, मैं मैथ्स में फेल नहीं हुआ था। मैथ्स में मैं हर बार पास था। बीएससी थर्ड ईयर में आया तो मेरे को मैथ्स में बैक लग गई। अच्छा। वो वहाँ से वो लंबी थ्योरम्स शुरू हो जाती हैं जो प्रूव करनी हाँ होती वो हैं। हम लोग कई और बातचीत में भी हम इस हाँ, पे जिक्र किया है कि जो ही मैथमेटिक्स में एनालिसिस पोर्शन हाँ, शुरू वही होता है, वही। रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कोर जहाँ मैथ्स आ जाती है, वहाँ अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो ज्यादातर बच्चों का मैथ्स से मोह भंग उसी लेवल पे होता है। बिल्कुल। उससे पहले मैं मैथ्स से ही एमएससी करने का हाँ मतलब टारगेट बनाया शुरुआत, हुआ था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं 12th तक मुझे मैथ्स बड़ी अच्छी लगती थी और बाकी सब्जेक्ट्स तो आते नहीं थे अच्छे से। अब हुआ क्या, लकीली मैं ट्यूशन्स पढ़ने गया था राकेश मेहरा जी के यहाँ। वहाँ जब मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट जगा कि आखिर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा मेरे को वहाँ से सीखने का मौका मिला और बस फिर मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगने लगी तो मैं केमिस्ट्री की तरफ ही मूव हो गया। मास्टर फिर केमिस्ट्री से किया यहीं एमबीपीजी कॉलेज से और इस तरीके से मास्टर हो गई। नहीं, जैसे इस पूरी बातचीत में एक दो बातें जो निकल के आ रही हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, एक तो ये है कि जो हमारे हिंदी माध्यम से पढ़ते हुए बच्चे आते हैं उनका संघर्ष आपकी कहानी से समझ में हाँ, आया कि कितनी परेशानी हुई उनको। और माध्यम अपने आप में है, सब दो बैरियर, एक तो सब्जेक्ट का बैरियर है, हम्म, दूसरा माध्यम का भी एक माध्यम का बैरियर भी है। बढ़िया। अब या तो टीचर थोड़ा सा इस बात को समझे कि शुरुआत में हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें, हिंदी अंग्रेजी मिक्स करें और बाद में अंग्रेजी की तरफ बच्चों को थोड़ा सुधारने पे ज्यादा ध्यान दें। एनईपी में चीजें आई हैं, न्यू एजुकेशन हाँ, पॉलिसी में इस पे भी बात हुई है कि आप बच्चे को उसकी भाषा में सिखा दीजिए ना। सही आपको बात, केमिस्ट्री आनी चाहिए, केमिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक है ना, वो ज्यादा जरूरी है। वो मुझे ज़्यादा जरूरी। गणित आनी चाहिए, बिल्कुल, ये ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर ये आ जाएगा तो माध्यम तो अपनी बात को रखने का तरीका तो आ ही जाएगा, वो कोई सही। बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, दूसरा, इस पूरी एमएससी तक का मेरे ख्याल से आपका 2013 में एमएससी हाँ, हुआ इस कॉलेज 2013 में से, कंप्लीट हुआ। तो फिर तब तक ऐसा कोई विचार था कि मुझे अब हायर एजुकेशन में जाना है या उसके बाद बना ये विचार? तो हायर एजुकेशन का वैसे सही बात बताऊं तो कोई विचार नहीं था। हम्म। बीएससी के बाद जब मैं बीएससी थर्ड ईयर क्लियर हुआ था उसके बाद सिर्फ जैसे एमएससी में एडमिशन लेना था
क्योंकि दोस्त कर ही रहे हैं और हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था एमएससी में एडमिशन लेने का। तो एमएससी में एडमिशन लिया और पता चला कि एक नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम होता है और अगर वो निकल जाए तो पैसे मिलते हैं भाई, 25,000 रुपये है जेआरएफ। अगर वो कर लो और वो प्रोफेसरशिप के लिए भी काम आएगी अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो बिना तैयारी के ये भी पता नहीं था कैसे होता है क्या होता है, जस्ट पता चला फॉर्म निकले हैं, भरा और चल दिया हम। और चल दिए, उसके बाद गया। मेरे को उस समय ये भी पता नहीं, मैंने उससे पहले कोई कंपटीशन एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और वो पढ़ने की आदत ज़्यादा थी नहीं, सीधे क्वेश्चन पढ़े और आंसर लिखे। तो वो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो तो पढ़े नहीं। और सेक्शन ए बी सी 3 थे। ए सेक्शन क्योंकि उस समय केमिस्ट्री का ज्ञान ज़्यादा नहीं था लेकिन जनरल एबिलिटी अच्छी थी, तो ए सेक्शन बहुत अच्छा किया था मैंने 14 क्वेश्चन किए थे और 14 के 14 सही हुए थे। 28 मार्क्स मेरे को ए सेक्शन में मिले थे। सेक्शन बी थोड़ा बहुत पढ़ा था केमिस्ट्री थोड़ा बहुत, अब क्योंकि मैं पढ़ाने भी लग गया था इंटर वालों को तो थोड़ा बहुत आता था। तो सेक्शन बी में आसानी क्वेश्चन आते थे उस समय, वो भी अच्छा गया। और सेक्शन सी में भी मैंने पूरे क्वेश्चन किए, सारे के सारे गलत हो गए और नेगेटिव मार्क्स ने मेरा सेक्शन बी का भी चौपट कर दिया। और मुझे जब रिजल्ट आया तो तब तक मैं बहुत सारा उसके बारे में पढ़ चुका था, कैसे मार्क्स आते हैं क्या आते हैं। जब मैंने मार्क्स काउंट करे और जब रिजल्ट निकला तब पता चला 3.5 मार्क्स से मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। और वो सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे को सिर्फ इतना नॉलेज भी होता है कि एग्जाम में कैसे एग्जाम देते हैं, हाँ, तब भी वो हो जाता। तो ये एक अनुभव था कि मेरे को एग्जाम्स के बारे में कुछ नहीं पता था। और नेट जेआरएफ की तैयारी भी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था कि जेआरएफ अगर मिल गई तो पैसे मिलेंगे, दूसरा प्रोफेसरशिप के लिए हो जाता है। लेकिन जब एमएससी हो गया तो अब करने के लिए कुछ नहीं था। अब ये था कि अब क्या करा जाए, अब पीएचडी होती है। तो तैयारी हुई पीएचडी की और उसी समय फिर तैयारी करी जेआरएफ के लिए भी अच्छे से। और मैं दिल्ली गया था कोचिंग के लिए, वहाँ सहयोग लिया कोचिंग का और मेहनत करी तो हो गया लकीली। फिर जेआरएफ भी निकला, गेट भी निकला, फिर से एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ। जैसा आप बता रहे थे अमित तिवारी जी के बारे में, नया स्ट्रगल मेरा भी शुरू हुआ। अब फिर से इंटरव्यू, और इंटरव्यू फिर से इंग्लिश में देना है, तो समस्या फिर शुरू हो गई। बहुत सारे आईआईटीज में इंटरव्यू दिया, कुछ जगहों पर हो गया सिलेक्शन, बट मैक्सिमम लोगों ने मेरे को फोर्स किया, मेरे को बोला कि स्पीक इंग्लिश ओनली। तो वो मेरे को बैकफुट पे लेता था हमेशा। तो ये रहा। फिर परिचय हुआ डॉक्टर के वी जोशी जी से, आप ही ने करवाया था। तो बस फिर उनके साथ काम शुरू हो गया पीएचडी का। आप लोगों की जानकारी के लिए बताएं कि जिनके अंडर रमेश ने पीएचडी की है, डॉक्टर के वी जोशी, वो भी इसी महाविद्यालय से बीएससी और एमएससी किए हुए हैं और बाद में आईआईटी कानपुर से पीएचडी है। हम्बोल्ट फेलो के तौर पर कुछ साल जर्मनी रहे हैं। अभी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। तो उनका ये कहना है कि फिर वो उनके साथ चले गए काम करने में। तो आपको फिर जब उनके साथ काम करना हुआ तो उस पेज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जब पीएचडी के दौर का, कि क्या हाँ, जो एमएससी तक की पढ़ाई और जो वहां था, बिल्कुल क्या आपको अंतर लगा? अंतर क्या है, हैंड्स ऑन। जब आपको रिसर्च करनी है, आपको किसी चीज़ के बारे में नया शोध करना है, जानना है, नई चीज़ डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमें एक अनुभव होना चाहिए कि रिसर्च होती क्या है। या कोई इंस्ट्रूमेंट तुमने देखा है, हमने एक यूवी रिकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तक देखा नहीं था। हमने लैब में सिर्फ ऑर्गेनिक मिक्सचर्स सेपरेशन और एक आध काइनेटिक्स रिएक्शन कर रखा था केवल, बस। तो उसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं था एमएससी तक। तो अब क्या करें वहाँ जाके। मैक्सिमम जितने अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर एमएससी में प्रोजेक्ट सेक्शन होता है पूरा 1 साल का। और हमारा भी हुआ था प्रोजेक्ट सेक्शन, लेकिन उसमें हमको सिर्फ लिटरेचर लिख के दे देना था। लेकिन हमारे साथ वर्डन ये भी था कि वो प्रोजेक्ट तो साइड में था, उसके बाद हमें एग्ज़ाम भी करने होते थे। तो
हमारा ध्यान उस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि हमें कोर्स पूरा करके वो पास भी करना है। तो रिसर्च का कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो ये मेरे साथ अच्छा रहा कि मैं परिचित और हाँ, आप ही तो जान, सीनियर हुए इसी हाँ कॉलेज से हैं, जान, तो हाँ जान, वो भी इन्हीं परिस्थितियों से गए हैं ना, बिल्कुल, शायद वो आपकी परिस्थिति इसलिए समझ पा रहे होंगे क्योंकि हाँ वो इसी सिस्टम से गए हैं, तो उनको भी झेलना पड़ा होगा पहले। बिल्कुल। तो ये हो उन्होंने सकता मेरे है। को एक एक चीज़ अच्छी से सिखाई। मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर कैसे कर सकते हैं। मेरे को सिर्फ एक ही फ़ायदा हुआ अपने एजुकेशन सिस्टम से, मेरे कॉन्सेप्ट बेसिक्स थियोरेटिकली मैंने पूरे क्लियर कर रखे थे। क्लियर, ठीक। वो क्लियर होने की वजह से मेरा एनालिटिकल जो पोर्शन होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा रहता था, कि अगर कोई डेटा मेरे पास मैंने जनरेट कर दिया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, डेटा निकाला, तो तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन, उसका इंटरप्रिटेशन। एक्सप्लेनेशन मैं बहुत आसानी से कर सकता था। ये मेरा प्लस पॉइंट था कि मेरे पास एक्सप्लेनेशन थे। प्रॉब्लम अगर आप मुझे दे रहे हो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये है। अच्छा। तो ये मेरा सपोर्टिव पॉइंट था। मेरा ड्रॉबैक ये था कि मेरे पास पहले से कोई हैंड्स ऑन नहीं था। मैं पहले से नहीं जानता था कि कैसे रिसर्च कर सकते हैं। तो इस वजह से इसका एक नुकसान नहीं, ये दो है चीजें हैं ना। इसके, हाँ एक बात, हाँ। इसका नुकसान और फायदा ये है, मैं तो लक्की पर्सन था, मैंने सुपरवाइजर चूज मेरा जो हुआ वो अच्छी से हो गया। जब भी कोई हमारे बैकग्राउंड से, इस बैकग्राउंड से स्टूडेंट जाता है, इंटरव्यू देता है, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है उसको करना क्या है, तो जो मिला उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मेरे को ये एडवांटेज था। तो लेकिन हमें अगर हैंड्स ऑन नहीं है, हमें प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है, तो हमें अपनी रुचि का पता नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे। तो फिर हमको वही करना है जो पीआई कर रहा है या जो हमको दे दिया गया है वही करना है, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। अब उसमें हम करेंगे, अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, वो हाँ अलग बात है। हाँ, ये दिक्कत आती होगी क्योंकि ये मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट की कहानी है कि जैसे तैसे बच्चे ने नेट हाँ क्वालिफाई किया है और अभी उसको नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे हमारे यहाँ मैथ्स में है कि आप एनालिसिस में जाएंगे, अलजेब्रा में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे या अप्लाइड मैथमेटिक्स में जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपके फील्ड में भी है, बिल्कुल। तो उतनी चॉइस भी नहीं है। वो तो ये सोच रहे हैं किसी तरह जेआरएफ कहीं से मिलनी शुरू हो जाए। हाँ, और कई बार हमारी बैकग्राउंड के बच्चों का तो पहला उद्देश्य होता है फेलोशिप शुरू हो जाए, फेलोशिप शुरू हो काम जाए, तुम किसी फील्ड में करवा लो, हमें ज्यादा हम कर लेंगे, मतलब नहीं है, हम बिल्कुल। मेहनत कर लेंगे। तो अच्छा। फिर वो फील्ड में जाने के बाद पता चलता है अच्छा ये चीज़ें हैं। जब हम सीख जाते हैं, रिसर्च हो जाती है, 1-2 साल 3 साल बीत जाते हैं, तब पता चलता है अच्छा ये फील्ड भी था, ये फील्ड भी था, ये फील्ड भी था, मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता था। कर सकते थे, बिल्कुल। और तो ये होता है। तो ये था, मतलब ये मेरे को एक ये फायदा जरूर है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, उसका बेनिफिट आगे एनालिटिकल पोर्शन में काफ़ी अच्छा हो। बढ़िया। तो फिर जैसे आपने पीएचडी अपनी थी तो उस दौरान आपने लगभग कुछ रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए होंगे। कहाँ हुए, कितने हुए, कैसी गुणवत्ता के हुए? रिसर्च में आपका जो फिर उससे इंटरेस्ट बढ़ा होगा, हिम्मत भी बढ़ी होगी, फिर आपने और अच्छा किया होगा। थोड़ा इन बातों पे प्रकाश डालेंगे? हाँ, तो जब हम सीख जाते हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं। सीख जाते हैं तो हम काम करते हैं, क्योंकि पहले हमें सीखने की जिज्ञासा अगर तुम्हारे अंदर है तो आप और काम करते हो, फिर आप लगे रहते हो। अब कुछ समय बाद क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है कि अरे यार हो गया, बहुत कर दिया, अब वहां पर चाहिए कुछ प्रमोशन। जैसे नौकरी में चाहिए प्रमोशन, वैसे ही रिसर्च के हाँ, टाइम पे भी बिल्कुल। प्रमोशन चाहिए। और वो प्रमोशन रिसर्च स्कॉलर्स का होता है रिसर्च पेपर। अगर आपने काम किया है तो उसको लिखोगे। लिखना वो सब प्रक्रिया सीखने की है। पहले काम किया, काम सीखा, किया, अब पेपर में उसको बनाना है, वो भी एक प्रक्रिया सीखने की है। तब तक क्यूरियोसिटी बने रहती है। अब क्यूरियोसिटी खत्म कब होती है, जब काम कर दिया, उसको समझने की प्रोसेस भी हो गई, लेकिन अभी तक कुछ इनाम नहीं मिला। अब इनाम में क्या है, पेपर पब्लिश करना रिसर्च स्कॉलर के लिए। तो वो पब्लिश करना, और मेरा जो रिसर्च फील्ड है वो शॉर्ट पेप्टाइड अमीनो एसिड जोड़ के स्मॉल पेप्टाइड्स बनाओ। पूरे प्रोटीन तक हम नहीं पहुंचते हैं, और उन शॉर्ट पेप्टाइड को कंबाइन करके, इसको एक प्रोसेस है मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली, उसके थ्रू मटेरियल बनाते हैं। तो नैनो मटेरियल बनाने का मेरा काम है। और उस पर हम लोगों ने बहुत मेरे ड्यूरिंग मेरे पीएचडी आई थिंक मेरे पास
11 फर्स्ट ऑथर पेपर थे और वो सारे के सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में थे। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, वाइली और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के जर्नल्स थे और इनमें पब्लिश हुए। और कंप्लीट मैंने जब मेरा थीसिस एक्चुअली सबमिट हुआ था, ये बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये थी कि मेरा साथ सुपरवाइजर जो है हमेशा उनको मैं एनी टाइम कॉल कर सकता था। ये मेरे को छूट थी कि जब भी उनसे कुछ भी पूछो वो अवेलेबल थे। इवन आज भी मैं अगर उनसे कुछ पूछूंगा तो वो मना नहीं करते। तो हमेशा अवेलेबल रहने की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी। अच्छा। प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अभी मेरे को प्रॉब्लम हो रही, मेरे सुपरवाइजर ने अभी सॉल्व कर दिया। मेरे को 3 दिन 4 दिन 1 महीना रुकना नहीं है। अब मेरे को रुकना नहीं है तो मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ कंटिन्यूस है। तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पेपर फटाफट सबमिट होते थे, फटाफट पब्लिश होते थे। मैंने क्या बात है, मतलब यूजीसी की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 पेपर के साथ आपकी पीएचडी हो जाती है। और यहाँ आपने सुना होगा कि पीएचडी होते होते 25 पेपर्स में आपका कंट्रीब्यूशन रहा है और उनकी गुणवत्ता भी आप इनके प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो किस क्वालिटी के पेपर छपे हैं। बहुत बढ़िया। और ये इंस्पायरिंग भी है, मतलब ये बातचीत का उद्देश्य यही है कि जो नए बच्चे हैं हो सकता है उनको फर्क पड़े। अगर इस पूरी बातचीत से एक बच्चे को भी फर्क पड़ता है तो भी ये सार्थक है। तो फिर जैसे पोस्ट आपने अब ये किया तो फिर पोस्ट डॉक के लिए आपने सोचा शायद, मेरे ख्याल से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो क्योंकि अब मैं फील्ड में आ गया था, मेरे सुपरवाइजर पहले से ही बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। वो उनकी पीएचडी आईआईटी कानपुर से हुई है, आपने बताया। हम्बोल्ट फेलो हैं जर्मनी से। तो उनको काफ़ी नॉलेज है और उस वजह से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब मुझे अपने आप को एक्सपेंड करना था। तो फिर से एक इशू ये आता है कि अब अप्लाई कैसे करना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पोस्ट डॉक इंडिया में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में रिसर्च पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने शुरुआत करी थी कई फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए। कई अच्छे अच्छे जो मैंने ड्यूरिंग मेरे पीएचडी मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े थे और उन साइंटिस्ट के नाम रिकॉर्ड करके अपने पास रखे थे कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इनको मेल करूँगा। तो वो मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई थी, एक एक करके उनके फील्ड में जाके उनके काम को पढ़ के उनको फिर अप्लाई करना। तो उसमें से अगर आप 100 मेल कर रहे हो तो 1 या 2 रिप्लाई आते थे। उनमें से भी मैक्सिमम रिप्लाई ये होते थे कि भाई अभी हमारे पास फंड नहीं है, हम बाद में देखेंगे। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे अप्लाई किए और जब मुझे लगा कि यार मेरा थीसिस सबमिट हो गया है, अब मेरे को घर बैठना पड़ेगा, तो फिर मैंने फॉरेन के बजाय इंडिया में भी अप्लाई करना शुरू करा। और फिर उसके बाद मैंने आईआईटी गांधीनगर डॉक्टर धीरज भाटिया जी हैं बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उनके साथ काम शुरू किया। तो पीएचडी काम मैंने पेप्टाइड नैनो टेक्नोलॉजी पे किया था और मेरा उसके बाद जो पहला पोस्ट डॉक हुआ आईआईटी गांधीनगर में वो डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी पे हुआ। अब वहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट होना भी शुरू हुआ। अभी मेरा पीएचडी का जो काम था वो नैनो मटेरियल हम बनाते थे सेल्फ असेंबली के थ्रू और उसको अलग अलग बायो एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते थे। जैसे मेरा जो मेन काम था वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी चेक करने का था कि एंटीबैक्टीरियल कैसे अल्टरनेटिव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए हम बना सकें। तो जैसे ही स्विच हुआ मेरा पोस्ट डॉक में गया, वहाँ स्विच हो गया, अब मैं बायोलॉजी पे आ गया। अभी मेरे को वहाँ पर सेल बायोलॉजी और ये चीज़ें बिल्कुल नई चीज़। मैथ्स बैकग्राउंड से था, बायोलॉजी शब्द से ही बड़ा डर लगता था, मतलब पढ़ना ही नहीं। इवन मेरी कई बार ऐसी ये होनी नहीं चाहिए स्थिति, ऐसी स्थिति होती थी कि मैं लेक्चर सुनने गया हूँ, सेमिनार में बैठा हूँ और पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड आने तक मेरे को नींद लग जाती थी और मैं उसके बाद चुपके से साइड से निकल जाता था बाहर। बायो की वजह से, बायो मतलब की वजह ये से, समझ में नहीं अरुचि की वजह से, इसे हाँ, अरुचि मतलब, कहेंगे। हाँ। और लेकिन जब मेरे को उसी में काम करना पड़ा और धीरे धीरे काम करते रहे, अब तो पढ़ना ही है क्योंकि उस पर काम कर रहे हैं। अब 2 चीजें होती हैं, एक करना भी है क्योंकि, और दूसरा ये है कि जब नहीं करेंगे तो फेलोशिप भी नहीं आएगी। ये भी 2 चीजें हैं। तो करना है तो सीखना ही पड़ेगा। तो लेकिन जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो फिर रुचि बढ़ जाती है, फिर दिक्कत नहीं होती है। जस्ट पहला पड़ाव होता है, कदम बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। बढ़ा लिया तो फिर रुचि अपने आप आते रहती है।
नहीं बढ़ाया तो फिर तो कभी नहीं आएगी। तो बढ़ा लिया, स्टेप आगे बढ़ा लिया तो चल गए। हाँ, वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी चीज कठिन ना उसी दिन तक होती है जब तक आप शुरू शुरू नहीं नहीं करते। करेंगे, बिल्कुल जिस सही दिन बात। आपने शुरू कर लिया फिर आपको सब पता लगता है, अरे खाली डर रहे थे यार, बिल्कुल इतना टफ भी नहीं एग्जैक्टली। था। हाँ तो वैसे ये बहुत पहला अच्छा था। कदम रखना है। यही। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा सेल बायोलॉजी सीखा, कैसे काम करते हैं, ड्रग डिलीवरी कैसे करते हैं, सेल में जाके कोई अगर ड्रग जा रहा है उसकी इमेजिंग कैसे करेंगे, कहाँ पहुंचा, कहाँ लोकेट करना है उसको, इस तरीके की चीज़ें पढ़ी। तो मतलब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की बात हो रही बिल्कुल है शायद। बिल्कुल, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी भी हमने सीखा वहाँ पर। ड्रग को कैसे एनकैप्सुलेट करना है और कैसे उसकी एनहेंस को बढ़ा, क्वांटिटी को बढ़ाना है, अंदर कितना ज़्यादा जाएगा, ये भी बहुत सारी चीज़ें थी। और अलग से एक चीज़ था डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी, जो मेरे को नया सीखने को मिला था। अच्छा, बढ़िया। फिर उसके बाद आपकी यात्रा बाहर की रही, आईआईटी अब गांधीनगर आई के बाद। एक्चुअली हुआ क्या, मेरा एक्सपोजर कैसे बढ़ा। पहले मैं था गांव में, अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, जहां हमको कोई मतलब नहीं था, हम पढ़ क्यों रहे ये भी नहीं पता था। हम स्कूल जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, घर आते थे। उसके बाद इंटर कॉलेज में भी हमें कुछ नहीं पता था हम पढ़ क्यों रहे। तो कभी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ हमारा कभी कोई ध्यान नहीं रहा। हमको ये भी नहीं पता था आईआईटी जाना होता है, जी मेंस निकालना होता है, हाँ। एम्स निकालना होता है, ये भी कोई मतलब नहीं था। हम स्कूल सिर्फ इसलिए जाते थे क्योंकि घर वाले कहते थे स्कूल जाना है। हम्म। और वहाँ ठीक है, थोड़ा माइंड अच्छा था तो गणित बना लिया। और एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारी ये थी, आपने गणित सॉल्व कर ली मतलब तुम होशियार बच्चे हो, गणित सॉल्व नहीं करी तो मतलब कुछ नहीं। हम्म। बाकी सब्जेक्टों के बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं कभी कि ये भी पढ़ने होते हैं। तो गणित बना ली तो वाहवाही मिल जाती थी, बस हो गया। बाकी की ओर ध्यान किसी ने दिया नहीं। उसके बाद कॉलेज में भी वही हाल था। फिर कॉलेज में आए तो ये स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, कभी सुविधाएं मिलती हैं कभी नहीं मिलती, कभी टीचर अवेलेबल होते हैं कभी नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें होते हुए मेरा एक्सपोजर चेंज होता रहा। फिर कॉलेज से मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा, मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी में कैसे अरेंज करना है अपने आप को पीएचडी के साथ साथ। हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा क्लास का शेड्यूल भी होता था, पढ़ाना भी होता था। तो उसके बाद आईआईटी में गया तो वहाँ एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हुआ। वहाँ भी देखा कि लोग और क्या देख रहे हैं। पहले जब हम स्कूल में थे तो हमें सिर्फ सपना था कि कॉलेज जाएंगे, हाथ में 2 कॉपियाँ पकड़ के फिल्मी स्टाइल वाला, हाँ। और घूम फिर के घर आ जाएंगे। और जब यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो पता चला कि यार यूनिवर्सिटी में भी कुछ नहीं है, अभी और हायर लेवल भी है, वहाँ भी जाके सीखो कुछ और अच्छा होता है। आईआईटी में देखा तो वहाँ पर कुछ और बच्चे कुछ और ही सीख रहे हैं। वहाँ के एमटेक बीएड बीटेक वाले बच्चे अपना और तैयारी करें। और अब मुझे यहाँ से ये पता चला कि बाहर जाने का मतलब गलत ही नहीं होता। बाहर जाने का मतलब होता है कि हम और हाई रैंक के स्कूल में जाके अच्छा एजुकेशन लेना चाह रहे हैं। तो मन किया कि अभी तो मेरे को और आगे बढ़ना ही है। तो फिर कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रोफेसर से मुलाकात हुई थी, उनका नाम है केतुल पोपट। तो वो प्रोफेसर हैं, उस समय वो थे कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो उनके यहाँ पर वैकेंसी निकली थी पोस्ट डॉक की, उनसे मेरा परिचय भी हुआ था। तो उनको मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई किया तो फिर वहाँ इंटरव्यू हुए, सिलेक्शन हुआ। तो फिर ये था नया फील्ड और मेरे लिए। अभी मैं बायोमेडिकल डिवाइस के लिए जो मटेरियल तैयार होता है, जैसे बोन इम्प्लांट है, नी इम्प्लांट है, टीथ इम्प्लांट है, इस मटेरियल पे काम करने के लिए वहाँ गया। तो फिर ये आगे बढ़ने का, एक्सपेंड करने का ये मौका मिला मुझे वहाँ पर। तो इस समय अगर आप ये किसी से पूछेंगे कि मतलब ओवरऑल जो रिसर्च चल रही है केमिस्ट्री में, हाँ। आपका ये जो पीएचडी में रहा, पोस्ट डॉक में पहले आईआईटी गांधीनगर रहा, या अभी जो है, तो मतलब आम आदमी को कैसे समझाएंगे कि कर क्या रहे हैं? जैसे आप ऐसे, मैं थोड़ा सा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हमने समझाया, हाँ। क्या हम इसे ऐसे समझाएं कि मतलब जैसे आज हम अगर किसी को कोई टेबलेट खाने को देते हैं, हाँ। हमने खा ली गोली, हाँ। तो वो पूरी बॉडी में जाता है ब्लड सर्कुलेशन के बिल्कुल। थ्रू। अगर हम पूरी डोज समझे और यूजलेस है, क्योंकि आपकी बीमारी तो शरीर के एक पर्टिकुलर जगह पर है, हाँ। तो अगर हम डिलीवरी वही कर पाए ट्रक की जहां जरूरत है, बिल्कुल बाकी जो क्यों भेज रहे हैं हम दवा बिल्कुल। इतनी,
तो शायद इसी को टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कहते बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे तो हो सकता है हाँ, बच्चों को मजेदार लगे। तो एक हम आई थिंक 11th या 12th में एक छोटा सा एंजाइम का एक सब्जेक्ट हुआ चैप्टर Chapter। आता है केमिस्ट्री का, की एंड लॉक थ्योरी। ताले पे चाबी लगाई तो जो चाबी उस ताले की होगी वही उस ताले को खोल पाएगी, उसके अलावा दूसरा कोई खोल ही नहीं पाएगा। तो दवाई भी ऐसी हम बनाते हैं। दवाई सपोज हमको बॉडी के किसी एक पार्ट पे पहुंचानी है, और उस दवाई में हम कुछ मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री लेवल में मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे बॉडी एंटीबॉडी हर कोई जानता है, तो एंटीबॉडी क्या काम करती जाती है और वहाँ स्पेसिफिक जगह पर जाके चिपकती है जहाँ पर उसका बॉडी लगा हुआ है। तो ऐसे ही दवाइयों का है, हम उसमें कुछ ऐसे टैगिंग कर देते हैं, कोई मॉलिक्यूल का डिजाइन इस तरीके से कर देते हैं। अब वो जो दूसरा हमने लगा रखा है वो सिर्फ जाके रुकेगा, जाएगा पूरी बॉडी में, लेकिन रुकेगा वहीं पर जाके जहां पर उसका काउंटर पार्ट होगा। बढ़िया। और वो काउंटर पार्ट से मैच हो गया तो वहां पर डिलीवर हो जाएगा। बढ़िया। तो डिलीवरिंग की प्रोसेस होती है। एक्चुअली डिलीवरिंग की प्रोसेस क्या होती है, हम पहले ड्रग को एनकैप्सुलेट करेंगे, मतलब उसको पहले सुरक्षित करते हैं। भर लिया उसको कहते हैं ड्रग लोडिंग, लोड कर लिया किसी चीज में, भर दिया, जैसे हम बर्तनों में सामान भरते हैं। अब उसके बाद उसको भेज दिया, भेजने के बाद वो ढक्कन खुलना है। हाँ, वहां जाके अब वो वहां जाके ढक्कन खुलने की प्रक्रिया वहीं जाके शुरू होगी, उसमें कुछ इस तरीके से। हाँ, वो वहीं खुलेगा जहाँ मैच होगा। बिल्कुल। तो डिलीवरी टारगेटेड होगी। अगर वो कुछ ऐसा हो कि वो बर्तन आपका खराब हो, अच्छा ना हो, अच्छे मटेरियल का ना हो, तो बीच बीच में खुलता रहेगा, छलकता रहेगा, तो सही जगह पर नहीं जा पाएगा। तो अब इससे हम ये समझा सकते हैं कि जैसे अभी अगर आप 50 mg या 100 mg या 200 mg की कोई गोली खाते हैं अभी, हाँ, तो तब ये दवा बहुत कम हो जाएगी, तो साइड इफेक्ट कम होंगे। एग्जैक्टली। मतलब जो फायदे हैं, एक आम आदमी को तो ये समझ में आता है कि भाई जो 200-400 mg की गोली खानी पड़ रही है, अगर वो 10 mg से हो जाए और वो ठीक वहीं पर जाए, तो आपके लीवर को, आपकी किडनी को कम काम करना पड़ेगा। सही बात। उनका जो डैमेज है वो काफी कम होगा, कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, साइड इफेक्ट कम होंगे, और आप जल्दी सही भी होंगे क्योंकि वो सीधे टारगेट पे गई। बिल्कुल। तो आम आदमी को ये समझ में आता है। ठीक, सीधी सी बात है, जाते जाते सीजन खत्म हो गई। हाँ, बिल्कुल। सीजन खत्म हो गई है, जितना तुमने यहाँ से भेजा था उतना वहां मिल गया, डिलीवरी हो गई। बिल्कुल। तो अब ये बताइए ना, जैसे अभी आप अमेरिका में हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि कल को हम भी जाएं, और अभी जैसे नई सरकार आई तो वहाँ कई बार अब शायद अवसर कम है पहले के मुकाबले। अवसर कम नहीं है, देखो जैसे यहाँ है, कंपटीशन तो हर जगह बढ़ता है। हाँ, बढ़ रहा है। और जैसे अमेरिका की अगर बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि वो डेवलप्ड कंट्री है, नंबर 1 कंट्री है, टेक्नोलॉजी के मुकाबले में नंबर 1 है। तो केवल भारत से नहीं, पूरी दुनिया से लोग वहां आना चाहते हैं, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा, और सरकार बदलने से बहुत ज्यादा नीतियां इतनी नहीं बदलती। हाँ, अमेरिकन में तो बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद कम है। कहा जाता है कि वो स्टेबल पॉलिसीज हैं नॉर्मली। बिल्कुल, ये स्टेबल पॉलिसीज हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर रिसर्च करने के लिए बहुत 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 ज्यादा फंड है। लोग, आपको अपने आप को प्रूफ करना है कि हम ये कर सकते हैं। मैं जब मैं अप्लाई करता था तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये रहती थी, मैं उनको सिर्फ ये बताता कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ। मैंने उनको कभी ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारे साथ ये काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, तुम ये काम कर रहे हो तो मैं यहाँ पर यूजफुल हो सकता हूँ। बढ़िया। तो ये मैं हमेशा लिख के यही बताता था कि मैं ये हूँ, तुम ये हो तो क्या, कुछ नहीं। अच्छा, तो जैसे अभी हमारे बहुत सारे बच्चे इन परिस्थितियों में, जो नए बच्चे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे, तो क्या कहेंगे? तो जो आज तैयारी कर रहे हैं, जो बीएससी में है या एमएससी में? सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया में सब जगह इंसान ही रहते हैं, बिल्कुल भी हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी से भी बात कर सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले, पिछली बार जब मैं आया था, मैंने आपको एक लड़की का एग्जांपल दिया था, ब्राजील से आई थी वो लड़की। और उसको कुछ भी नहीं पता था इंग्लिश मींस कम्युनिकेशन कैसे करे वो दूसरों से।
बट वो आई और उसने पूरा 1 महीना वहाँ काम किया। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि नो हेजिटेशन। सबसे पहले तो हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप किसी से कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी जानकारी लेते हैं, वो आपको मना करेगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और अगर उसने थोड़ा बहुत भी बताया तो वो प्लस है। तो एक तो किसी से भी इंफॉर्मेशन ले लो, चाहे वो आपको कैसा ही लगता हो आदमी, आपको मना कर देगा या देगा। दे देगा तो अच्छी बात, मना कर देगा तो दूसरे से पूछ लेंगे। हाँ। दूसरी बात, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी सारी है तो डिग करना बहुत जरूरी है, जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है कि कोई चीज़ है। जैसे ही आपको कोई टर्मिनोलॉजी पता चल रही है तो उसके बारे में सीखो, पता करो कि ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक। तीसरी बात, ये इतने अभी हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले आपने वो शेयर किया था TIFR का जो ट्रेनिंग का है। आपने ये भी कहा था कि यार इस समय तो ये चल रहा है, एग्जाम का टाइम आता है उसी समय ट्रेनिंग होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको इस तरीके की और ट्रेनिंग जहाँ जहाँ पर भी होती हैं, हाँ, समर स्कूल, विंटर स्कूल जो बिल्कुल भी है। उनको जाना जरूरी है। मैंने ये देखा है कि ना मुझे पता था मेरी पढ़ाई के टाइम पर, और अभी भी हमारे यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र या फिर हल्द्वानी से भी बहुत कम लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं उन ट्रेनिंगों में। मैक्सिमम या तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोग कंट्रीब्यूट हाँ, करते हैं, या क्योंकि बड़े वो लोगों को पहले से ही पता होता है बहुत सारा, या फिर बड़े प्राइवेट और हाँ। बड़े स्कूल के। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, कई सारे टीचर सिखाना चाहते हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि टीचर वहाँ नहीं सिखाना चाहते हैं। अप्रोच, बच्चों को खुद से अपने लेवल से अप्रोच करना पड़ेगा कि मैं इस समय तक हमारा खाली पीरियड रहता है कि क्या हम आ सकते हैं। जो सक्षम है अपनी जेब से भी जा सकता है, जो क्योंकि सीखने के लिए तो कुछ भी क्या, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है तो उसका फायदा ले लो। बिल्कुल। लेकिन अगर पता चल रहा है क्योंकि तुमको 2 महीने तुम IIT में जाके रह सकते हो, तुम्हें वहाँ 2 महीने का हॉस्टल का खर्चा देना है, बस हो गया। तो ऐसा भी अपनी जेब से किया जा सकता है। बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल थोड़ा बहुत आगे तो बढ़ने के लिए इतना कर सकते हैं। और बिल्कुल। बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं वो चाहते हैं कि आ जाएं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ बढ़िया। लैब में इतने सारे बच्चे हैं, तुम भी सीख लो, तुम्हें वहां जाके कुछ नहीं करना है, देखना है खाली। ठीक। तो दूसरी चीज ये है कि आप सर्च करो IIT कौन सी IIT है, या आइजर है, इतने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, CSIR लैब है, और जो प्रोफेसर्स हैं उनकी प्रोफाइल बनी होती है। हर एक मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में जितने भी टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, वो अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाते हैं। तो आप सिंपली, अगर आप जैसे मैं पेप्टाइड सेल्फ असेंबली पे काम करता हूँ, तो मैं गूगल पे सर्च करूँ कि पेप्टाइड सेल्फ असेंबली, रिसर्च इन पेप्टाइड सेल्फ असेंबली इन इंडिया, सिंपल 2-4 साइंटिस्ट के नाम लिख के आ जाएंगे। आप क्लिक करेंगे तो उनका प्रोफाइल भी खुलेगा, प्रोफाइल खुलेगा तो वहां पर वो क्या काम कर रहे हैं दिखेगा, और दिखेगा तो जिज्ञासा बढ़ेगी। बढ़िया। तो इस तरीके से हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इस तरीके से कर सकते हैं कांटेक्ट। चलिए, बढ़िया। तो खैर ये बड़ी अच्छी बातचीत रही। मुझे लगता है अगर हमें कुछ बच्चों को भी हम इस बातचीत से इंस्पायर कर पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो रमेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। चलिए।